हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और नाइन्थ टेंस है। ये आज का हमारा जो पहले के 8 टेंसेज हैं उनकी वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे ताकि आपका कोई भी डाउट है तो वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका मीनिंग समझेंगे, पहचान समझेंगे और कैसे हम जो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई हिंदी का वाक्य दिया हुआ है उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में, वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है, हमें आने वाले टाइम के बारे में बताता है। जो फ्यूचर मतलब जो भविष्य काल है, भविष्य के बारे में हमें बताता है। भविष्य में कोई काम होने वाला है उसके बारे में जो हमें बताए वो क्या है, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर का जो फर्स्ट टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो हम करेंगे। तो फ्यूचर का मतलब है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम हर एक जो टेंस होता है फ्यूचर का, चाहे वो इंडेफिनिट है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो परफेक्ट और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उनमें सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा जब हम प्रेजेंट की चारों की बात करते हैं या पास्ट की चारों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। बट यहाँ पे फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसलिए इसको हम हर एक टाइप में यूज करेंगे, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, मतलब जैसे हम बी यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे तो वैसे इसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें सेम रहेगी, हर बार सेम रहेगी। जो कि मॉडल वर्ब्स हैं वो है हमारे पास विल और शैल, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर रहेंगी जो विल और शैल है। हर एक टेंस के अंदर फ्यूचर के जो टेंसेस हैं फॉर, उनके अंदर हर एक में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी विल शैल ही रहेगी। और क्योंकि जो विल शैल है वो मॉडल वर्ब भी है तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और दूसरी चीज है हमारे फ्यूचर का भी मीनिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इनके बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे इंडेफिनिट के अंदर करेंगे तो वहां पे तो डायरेक्ट हमारे पास जो मेन वर्ब है उसी की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर लेंगे। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वहां पे जो मेन वर्ब है उसकी तो हम डिफरेंट फॉर्म्स यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के लिए हम बी की फॉर्म यूज करेंगे। तो वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, जब हम उनको डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। तो आज के लिए हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा फ्यूचर के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो यही होती है, विल और शैल, ठीक है। और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो कौन सी देगी हमें, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे जब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मॉडल वर्ब्स के साथ पहली चीज तो कंडीशन क्या है, हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं तो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और दूसरी कंडीशन क्या, क्योंकि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर की कंडीशन भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए दोनों ही कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि विल शैल हमेशा यूज होंगे, लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हम डिफरेंट टेंसेज में डिफरेंट तरीके से लेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात करें तो वहां पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। ये इसके अंदर थोड़ा सा अलग है बाकी के टेंसेज से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्यूचर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि फ्यूचर के अंदर हम करते क्या हैं, क्यों फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं और इसके अलग अलग टेंसेज में हम कैसे जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं और उनके साथ वर्ब की फॉर्म हम कैसे यूज करेंगे। बाकी जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हमारा मेन आज का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले इसकी पहचान की हम बात करेंगे कि कोई भी हिंदी का वाक्य अगर आपके पास दिया हुआ है तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, क्योंकि जब आप पहचानोगे तभी तो आप ट्रांसलेट कर पाओगे। अगर आपको पहचान में ही नहीं आ रहा है कि ये वाक्य है कैसा तो ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हो सकती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन है, तो उसके लिए मैं पहचान यहाँ पे लिख रही हूँ। हमारे पास कोई भी हिंदी का वाक्य दिया हुआ है तो उसके अंदर पहचान जो होगी वो क्या है, वाक्य के
अंत में गा, गे, गी आदि आए। वाक्य के अंत में यदि गा, गे, गी इनमें से कुछ आता है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। तो अब देखो लास्ट में क्या है, खाएगा, गा आया है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, गा। तो ऐसा ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे ही सीता बाजार जाएगी, तो लास्ट में क्या आ गया, गी, ठीक है। ऐसे ही वे फुटबॉल खेलेंगे, तो लास्ट में क्या आ गया, गे। तो ऐसे लास्ट में यदि हमारे पास जो वाक्य दिया हुआ है हिंदी का, उसके आखिर में या तो गा आए या तो गी आए या गे आए, तो वो क्या होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में गा, गे, गी तो हर एक टेंस में आएगा, लेकिन जो पेयरिंग वर्ड है यहाँ पे, जो आगे वाले जो वर्ड हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको समझना है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो उसके लिए हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। जैसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे वह खाना खा रहा होगा, तो अब लास्ट में गा तो इसमें भी आया है, बट यहाँ पे पेयरिंग वर्ड क्या आ गया हमारे पास, रहा होगा, रहा आ गया, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे, ठीक है। तो गा, गे, गी सभी में आएगा, लेकिन जो पेयरिंग वर्ड के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जैसे अगर परफेक्ट की बात करें तो वह खाना खा चुका होगा, चुका होगा, तो साथ में क्या गया, चुका, ठीक है। तो ऐसे जो पेयरिंग वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं टेंस टू टेंस जब हम फ्यूचर में जाते हैं, लेकिन लास्ट में गा, गे, गी ही रहते हैं। और इंडेफिनिट में क्या है, सिर्फ गा, गे, गी ही आएंगे, इसके साथ कोई पेयरिंग वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूस की परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो वहां पे जैसे रहा होगा, चुका होगा, से रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, गा, गे, गी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये समझ नहीं आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर अकेला गा, गे या गी आए हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसके साथ अगर कोई दूसरा शब्द लगा है तो वो आपको देखना है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, चुका है, चुके हैं, चुकी है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और अगर से रहा है, से रहे हैं, से रही है ऐसा है तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारी पहचान, वाक्य के अंत में गा, गे, गी आए तो हमें समझ जाना है कि वो कैसा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ये पहचान है। अब हम इसमें देखेंगे इसके अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, और उनके जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य इसको बोलते हैं हम हिंदी में अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखो हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है उसके लिए आज साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपली हम अपनी बात किसी को कह रहे हैं, ना ही हमने कोई नकारात्मकता उसमें दिखाई है, ना ही उसके अंदर कोई प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अभी अभी मैंने बताया कि जो हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर का चाहे कोई भी टेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमेशा विल शेल ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल या शेल। ठीक है, ये आ जाएगी। फिर उसके बाद अब विल शैल, अभी मैंने बताया था कि विल शैल जो है वो मॉडल वर्ब भी हैं, और मॉडल वर्ब की कंडीशन क्या होती है, उसके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और दूसरी हमारे पास कंडीशन है फ्यूचर वाली कि इसके लिए भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो दोनों को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल या शैल है, दो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगी, मेन वर्ब जो होगी हमारी, मुख्य क्रिया जो बोलते हैं, उसी की पहली फॉर्म जो है हम यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंडीशन है हमारे पास, देखो जब पास्ट की मैंने बात की थी, पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी, पास्ट परफेक्ट की बात की थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक ही थी तो हमें कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं थी कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा। हमारे लिए सिर्फ इतना ही इनफ था कि हम जो सब्जेक्ट है क्या, सिर्फ कौन सा है वो सब्जेक्ट, वो पुट कर दो। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो हमें ये भी चेक करना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, क्योंकि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब जो है हमें सिलेक्ट करनी होती है, और वो डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट जो है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है आई या वी, अगर सब्जेक्ट जो है वो आई या वी, हिंदी में लिखूं तो इसको आई को हम यूज करते हैं मैं के लिए, और वी को हम यूज करते हैं हम के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, कर्ता जो है वो मैं या हम, यानी आई और वी है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे शेल। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई या वी में से कोई है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, शेल यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अदर देन आई और वी है, इनके अलावा कुछ है, लाइक हम देखें जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, यू, एनी नेम, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसा कोई है, मतलब वी, आई और वी को छोड़ करके अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, उसके साथ हम यूज करेंगे विल। ठीक है, तो क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट, सिर्फ दो ही ध्यान रखने हैं, अगर आई है या वी है तो फिर क्या यूज करना है हमें, उसके साथ शेल यूज करना है। अगर आई और वी को छोड़ के, जैसे हमारे पास ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, यू कोई नाम है, इनमें से कुछ है, तो फिर हमें क्या यूज करना है, फिर हमें यूज करना है विल। लेकिन ये तो है हमारे पास सिंपल कंडीशंस। ठीक है, सिंपल कंडीशन, सिंपलिज्म जो हम यूज करते हैं उसके लिए। बट जैसा कि मैंने बोला कि जो विल और शेल है वो हेल्पिंग वर्ब भी हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे ये जो यूज है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब जहां पे हमें शेल यूज करना होता है वहां पे हम विल यूज करेंगे, यानी आई और वी के साथ हम विल यूज करेंगे, और जहां पे हमें विल यूज करना होता है, मतलब इन सभी के साथ, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, शेल यूज करेंगे। तो वो कंडीशंस है हमारे पास कुछ, अगर हमारे वाक्य के अंदर कुछ खास कंडीशन है जो अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अगर कहीं कमांड वगैरह दी गई है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कमांड है, कोई डिटर्मिनेशन हम कर रहे हैं किसी चीज के लेके, या फिर हम
थ्रेटनिंग कर रहे हैं या हम वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं या कहीं पे किसी चीज के लिए कोई कंपल्शन दिखाया गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास वो स्पेशल कंडीशंस हैं। अगर हमारे हिंदी के वाक्य में ऐसी कोई सेंस आ रही है, मतलब जिसके अंदर हम या तो किसी को कोई कमांड दे रहे हैं कि जैसे जो हायर ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हायर ऑफिसर्स अपने जूनियर्स को कमांड देते हैं कि भाई ऐसा करना होता है, जैसे आर्मी वगैरह के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम किसी चीज को कोई काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डेटर्मिनेशन हम शो कर रहे हैं, मतलब दृढ़ निश्चय से हम बातें करें कि मैं ऐसा करूंगा ही, ठीक है, चाहे जो हो जाए मेरे को करना ही है ऐसा, ठीक है। तो हम बिल्कुल मतलब डेटर्मिनेशन के साथ कोई चीज करने को कहते हैं, तो वहां पे एक वो कंडीशन है जहां पे हम इन कंडीशन को रिवर्स करते हैं। मतलब इन सारी कंडीशन के साथ अगर ये कंडीशन है हमारे वाक्य में, तो फिर हम क्या करेंगे, आई वी के साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, और इनके साथ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। सिंपल कंडीशन में आई वी के साथ शैल और इन बाकी सभी के साथ विल। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है तो आई वी के साथ विल और इन सभी के साथ शैल, कंडीशन रिवर्स हो जाती है, यहाँ पे जो यूज है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये पार्टिकुलर कुछ केसेस हैं, कहीं पे हम किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, किसी चीज कोई चीज को लेके धमकी दे रहे हैं, ठीक है, वॉर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं किसी चीज को करने का, या फिर हम किसी काम के लिए कंपल्सरी मतलब कोई कंपल्सन दिखा रहे भी ये तो आपको करना ही होगा, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कंपल्सन जो जब किसी चीज में दिखाया जाए तो ये वो कंडीशन है, तब हम क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ विल यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। अदरवाइज सिंपल है, आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके मॉडल्स के अंदर भी काम में आएंगे, क्योंकि वहां पे स्पेशल आपको नंबर डाल के रूल्स दिए होते हैं। आई के लिए हम सॉरी विल कब यूज करेंगे, जैसे कमांड के लिए आई के साथ यूज करेंगे, फिर डिटर्मिनेशन के लिए करेंगे, तो वहां पे स्पेशल रूल्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। अगर कहीं पे देखो टेंसेज में क्या होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, आई और वी के साथ विल दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां पे क्या है। अब रूल के अकॉर्डिंग तो उसमें क्या यूज होना चाहिए, शैल यूज होना चाहिए, बट वहां पे आपको विल दिखाई दे रहा है, विल मिल रहा है, तो आपको देखना है कि उस सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई कंडीशन होगी, इनमें से कोई सेंस वहां पे निकलती मिलेगी, तभी वहां पे विल यूज हुआ है। अगर इनमें से कोई नहीं होता तो फिर वहां पे क्या यूज होता, शैल यूज होता। ऐसा ही बाकी सभी के साथ है, जहाँ पे हमें विल यूज करना चाहिए, जहाँ पे विल होना चाहिए था आपको वहां पे शैल दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको समझ जाना है कि यहाँ इनमें से कोई सेंस है, वहां पे आप ध्यान से देखना, वहां पे जो सेंस है या कोई कमांड की निकलेगी या फिर कोई डिटर्मिनेशन की निकलेगी, प्रॉमिस की निकलेगी, थ्रेटनिंग की निकलेगी या कंपल्शन की निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही उनमें से कोई सेंस निकलेगी, तभी क्या है इन सभी के साथ शैल यूज हुआ है। अगर सिंपल होता तो क्या होता, हमारे पास विल ही होता, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ कंडीशंस हैं, क्या है ये वाले कंडीशंस, ठीक है। तो सिंपली हम क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ठीक है। बट अगर ये ऐसा भी मिल जाए तो आपको उसमें ये नहीं समझना है कि ये सेंटेंस गलत है या ये कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, क्योंकि वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते। तो अभी हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सिंपल या अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आई हम कब सॉरी आई और शैल के साथ वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, और जो बाकी है लेफ्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। और बाकी जो थोड़ा चेंज होता है वो मैंने बता दिया कि ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ अभी हम समझेंगे, जैसे तुम स्कूल
जाओगे, तुम स्कूल जाओगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो लास्ट में क्या आ गया, गे। तो गे है तो लास्ट में क्या है, ये है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें ना कोई नहीं आया है, ना कुछ क्या वगैरह आया है, तो बिल्कुल सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास रूल है कि हमें क्वेश्चनिंग करनी है, कौन या किसने की, तो आंसर जो मिलेगा वो हमें सब्जेक्ट देगा। उसके बाद क्या या कहाँ की जो क्वेश्चनिंग होगी उसका जो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, और काम जो है वो हमें क्या देगा, वर्ब। ये सिंपल से रूल हैं जो हर बार मैं करवाती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा, तुम स्कूल जाओगे, तो आपको क्वेश्चनिंग करनी है, कौन स्कूल जाएगा, कौन स्कूल जाएगा, तुम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ का जो आंसर आएगा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद काम क्या करना है, उसको जाने का काम करना है कि भी वो जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आ गई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है तुम, और तुम के लिए हम यूज करते हैं यू। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे आई और वी को छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम यानी यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गई और ऑब्जेक्ट भी। तो सिंपल ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे यू, फिर विल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना यानी गो। अब गो की कोई भी फॉर्म है तो हम उसके साथ टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे ताकि हम डेस्टिनेशन को बता सकें कि कहाँ जा रहे हैं ये। तो यू विल गो टू, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, देन फुल स्टॉप, यू विल गो टू स्कूल, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमें कर लेना है। अब दूसरा है, एक और एग्जाम्पल हम करेंगे इसका ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो करना क्या है, सिंपल आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर आई और वी है तो उसके साथ आप शेल यूज करो, अगर सिंपल कंडीशंस हैं तो। ठीक है, अभी जो मैंने 5 या 2 6 कंडीशंस जो लिखी थी, अगर उनमें से कुछ है तो फिर आप उसके साथ क्या यूज करो, विल यूज करो। अदरवाइज बाकी सभी के साथ क्या यूज करोगे आप, सिंपल कंडीशन में विल, और अगर उनमें से कुछ है तो फिर उनके साथ शेल। ठीक है, मतलब रिवर्स कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। उन कंडीशंस में जहां पे आई और वी के साथ शेल यूज होना था तो अभी विल यूज होगा, और जहां पे विल यूज होना था वहां पे शेल यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल, मैं कल मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा। मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, लास्ट में आ गया हमारे पास गा। तो गा है तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पे मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, तो ये आप दो सेंस में ले सकते हो। एक नॉर्मली कह रहा है कि मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, एक डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा है कि मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, मतलब डेफिनेट है वो चीज, मैं कल करूंगा ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल कंडीशन में मेरे को लिखना है तो सिंपल कंडीशन में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा। तो कौन पुस्तक पढ़ेगा, मैं, तो मैं यानी आई, तो सब्जेक्ट हमारा आ गया मैं। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट है, मैं कल क्या पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, पुस्तक, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। काम क्या करना है, पढ़ने का, ये आ गई वर्ब। ठीक है, ये अदर वर्ड्स हैं और अदर वर्ड हम लास्ट में ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड देन
जो भी अदर वर्ड्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो हम लास्ट में यूज करेंगे एज इट इज, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सिंपल सेंस में कह रहा है कि नॉर्मली कह रहा है कि मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, ठीक है। तो तब हम क्या यूज करेंगे, तो आई, मैं के लिए क्या यूज करेंगे आई, और आई के साथ क्या यूज करना है शैल। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, फिर शैल, फिर पढ़ना रीड, सेल्फ स्टडी के लिए हम रीड यूज करेंगे, तो रीड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है बुक, फिर टुमारो, फिर फुल स्टॉप, ऐसे, ठीक है। तो आई शैल रीड बुक, फिर टुमारो, लास्ट वर्ड एज इट इज रख दिया। अब अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा है कि कल मैं पुस्तक पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल पुस्तक पढ़ूंगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम जो शेल की जगह पे क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा अगर हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे बन जाएगा आई विल रीड बुक टुमारो, फुल स्टॉप। तो अगर ऐसा लिखा है दैट मीन्स उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो काम ये करेगा ही करेगा, मतलब पुस्तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो मतलब 50-50% चांसेस हैं कि वो पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता, ठीक है। उसने बोल दिया अगर पढ़ेगा तो भी सही है, अगर नहीं पढ़ा तब भी सही है। बट अगर ऐसे बोल रखा है, ये आई विल बोल रखा है, देन तो मतलब ये है कि वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की क्या अपने पास पहचान है, तो हिंदी के वाक्य में क्या मिलेगा इसमें, नहीं। अब क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे लास्ट में तो गा गे गी ही मिलेंगे, लेकिन बीच में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अब स्ट्रक्चर में नेगेटिव के लिए हम नोट यूज करेंगे, और नोट मैं हर बार आपको बताती हूँ कि नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल या शैल है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया तो सेंटेंस चाहिए आपका सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो विल और शैल का यूज है वो सेम ही रहेगा, जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि आई के और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे सिंपल कंडीशंस में, नॉर्मल ट्यूनिंग में, और बाकी सभी के साथ विल यूज करेंगे। और रिवर्स अगर हमें करना है, मतलब अगर कोई स्पेशल कंडीशंस हैं जैसे अभी मैंने लिखा था, तो वहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, यूज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सेंटेंसेस में ऐसा होगा, चाहे आपका वो कैसा भी सेंटेंस है, चाहे सिंपल है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है ये बन गया। अब रूल के हिसाब से इसको हम समझेंगे, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, गा, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है। अब बीच में क्या आ गया हमारे पास, नहीं, नहीं है तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन क्रिकेट नहीं खेलेगा, वह, तो वह क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, वह क्या नहीं खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट,
काम क्या करना है उसको, खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास, खेलना। तो यहाँ पे और नॉट नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब कुछ आ गया, बट रह गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें चेक करना है कि सब्जेक्ट कैसा है, तो वह के लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक ही होता है, एक सी होता है। तो अब अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेल है तो ही यूज करेंगे, अगर फीमेल है तो सी यूज करेंगे। तो लास्ट में गा आया है, तो गा है तो मतलब क्या है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, मेल पर्सन है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ही। और ही जो है अदर देन आई और वी है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ गई, विल। तो जो हमारी ट्रांसलेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, ही, फिर विल, फिर नॉट, फिर खेलने के लिए वर्ब क्या है, प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही, तो प्ले, फिर क्रिकेट, देन फुल स्टॉप। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब एक और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हम परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। हम परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लास्ट में गे आया है तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और साथ में नहीं भी है तो कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है इसका। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कौन परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, हम। तो हम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर हम किसकी तैयारी नहीं करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, परीक्षा की, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर काम क्या करना है, तैयारी करनी है, तो ये क्या है हमारे पास, वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या है, हमें निकालनी है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें देखना सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट कैसा है, हम के लिए हम यूज करेंगे वी। तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शेल। तो यहाँ पे आ जाएगा शेल। तो ये हो जाएगा वी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब शेल, फिर नोट, फिर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर, तैयारी करना, फिर फॉर एग्जामिनेशन, वी शैल नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये अगर ऐसा लिखा है तो मतलब क्या है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे परीक्षा की तैयारी, कर भी सकते हैं ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं विल, वी विल नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दैट मीन्स ये फिर पक्के हैं कि भाई हाँ ये नहीं करेंगे, डिटर्मिनेशन है वो वहाँ पे, तो ये पक्का हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे विल और शैल दोनों आ सकते हैं, बट उससे हमारी जो सेंस है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है कि हाँ वो कर भी सकते हैं, तो लेकिन अगर यहाँ पे विल लग गया तो फिर यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी कि वो करेंगे तैयारी, वो पक्का है कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है, वाक्य में क्या मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे।
इंटेरोगेटिव मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य की, जिसमें क्वेश्चनिंग की जाती है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, यानी विल या शैल आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाएगा। क्वेश्चनिंग के लिए जो विल या शैल है वो आगे आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बनेगा इसका। तो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि जो ट्रांसलेशन है वो हम समझ के। तो जैसे क्या राम गाना गाएगा, क्या राम गाना गाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया हमारे पास गा, तो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, स्टार्टिंग में क्या है और क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसकी हमें ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वेश्चनिंग करनी है, क्या कौन गाना गाएगा, कौन गाएगा, राम। तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट। फिर क्या राम क्या गाएगा, क्या गाएगा वो, गाना। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। काम क्या करना है, गाना गाने का, तो ये वर्ब है। और क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करेंगे, बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि विल यूज करेंगे या शैल यूज करेंगे। तो राम यानी कोई नाम है, और कोई नाम यानी आई और वी से अलग कुछ है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, विल आ जाएगी। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, विल राम सिंग, क्योंकि वर्ब क्या, गाना गाना मतलब सिंग, तो फर्स्ट फॉर्म सिंग आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, देन क्वेश्चन मार्क। तो विल राम सिंग सॉन्ग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर और एक और एग्जांपल अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास जब हम विल यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या मैं नृत्य सीखूंगा, क्या मैं नृत्य सीखूंगा। तो नृत्य मतलब डांस। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया गा सीखूंगा। ठीक है, तो लास्ट में आ गया गा। तो गा है तो क्या है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, स्टार्टिंग में क्या है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, तो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, कौन नृत्य सीखेगा, कौन है, मैं। तो ये सब्जेक्ट आ गया। क्या मैं क्या सीखूंगा, क्या सीखूंगा, नृत्य, तो ये ऑब्जेक्ट है। फिर काम क्या करना है, सीखना है उसको, तो ये क्या है हमारे पास, वर्ब। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम शैल यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास शैल, फिर आई, फिर लर्न। ठीक है, सीखना यानी लर्न करना। ठीक है, तो सेल आई लर्न, फिर नृत्य यानी डांस, देन क्वेश्चन मार्क, ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपली आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब रखो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप दोनों को, मतलब विल या शैल में से अगर आपने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया, मतलब क्या है, जहाँ पे शैल यूज करना था आपने विल यूज कर दिया, और विल यूज करना था वहां पे शैल यूज कर दिया, तो वो रूल कुछ गलत नहीं होगा। बट वहां पे जो आपके वाक्य की सेंस है, सेंटेंस की सेंस है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो
आपकी जो सेंस आप देना चाह रहे थे वो सेंस ना मिले शायद उसके अंदर, अगर आपने इसके अंदर इसमें चेंज कर दिया तो, ठीक है। बट रूल वो भी सही रहेगा। हम आई और वी के साथ विल यूज कर सकते हैं और बाकी सभी के साथ शैल यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सेंस जो है वो आपकी बदल जाएगी जो सेंटेंस की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है हमारे पास पहचान, वाक्य में क्या भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान रहेगी। फिर इसका स्ट्रक्चर हम रखेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर जो है वो आपका जो नेगेटिव वाला था उसी की हेल्प से बन जाएगा। सिर्फ जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उनकी पोजीशन को एक दूसरे के साथ बदल दीजिए। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा विल या शैल जो है वो आगे आ जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यानी सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे। फिर नॉट, अभी मैंने बताया कि नेगेटिव के लिए अगर हम नॉट यूज करेंगे तो हमेशा ही थर्ड पोजीशन पे यूज होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऐसे हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो इसकी हेल्प से हम ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। तो अभी इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। इसकी पहचान क्या रहेगी कि वाक्य जो होगा हमारे पास हिंदी का उसमें क्या मिलेगा स्टार्टिंग में, फिर बीच में नहीं मिलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और वो जो वाक्य है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है या नहीं, उसके लिए हमें लास्ट में चेक करना है कि इनमें से कुछ आना चाहिए। तो जैसे क्या, क्या गीता, क्या गीता खाना नहीं पकाएगी। क्या गीता खाना नहीं पकाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या है, गी है। तो मतलब क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही क्या है वाक्य है। अब स्टार्टिंग में क्या भी है, बीच में नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करने के लिए हमें करना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो क्या, कौन खाना नहीं पकाएगी, कौन नहीं पकाएगी, गीता। तो ये सब्जेक्ट आ गया। गीता क्या नहीं पकाएगी, खाना। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। काम क्या नहीं करेगी, वो पकाएगी नहीं। तो ये आ गया हमारे पास वर्ब, ठीक है। अब हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हमें चेक करना है। सब्जेक्ट क्या है, गीता, मतलब कोई नाम है। तो नाम के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल, क्योंकि आई और वी से कुछ दूसरा है तो हम क्या यूज करेंगे, विल। तो विल गीता नॉट कुक फूड, देन क्वेश्चन मार्क। विल गीता नॉट कुक फूड, ठीक है। तो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बस आपको देखना क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा, और दूसरा जो हमारे वाक्य की सेंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब है वो सिलेक्ट कर लेनी है। बाकी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब जो आ गई वो आपको इसके अकॉर्डिंग पुट कर देना है और जो ट्रांसलेशन है वो आपकी हो जाएगी सेंटेंस की। फिर एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, जैसे क्या हम, क्या हम
पत्र नहीं भेजेंगे। क्या हम पत्र नहीं भेजेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आ गया ये। तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ही पहचान है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में क्या है, बीच में नहीं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैसा है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट को कैसा है। तो कौन पत्र नहीं भेजेंगे? हम। तो ये क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, काम को करने वाला आपको चेक करना है। तो सबसे आसान तरीका है ये क्वेश्चनिंग का। अगर आप ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएगी। ठीक है, और धीरे धीरे करके जब ऐसे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये क्वेश्चनिंग करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा कि जो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, बट स्टार्टिंग के लिए आपको, जब आपको सही से नहीं आता है समझ, तो उसके लिए आपको ये चीजें करनी बहुत जरूरी हैं और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, डाउट्स थी, वो सारे के सारे ठीक हो जाएं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हमारा आ गया। फिर हम क्या नहीं भेजेंगे? क्या नहीं भेजेंगे? पत्थर। तो पत्थर क्या आ गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट। काम क्या करना है? भेजना है। तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, तो क्या हम पत्थर नहीं भेजेंगे? तो इसको हम करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? मतलब हम यानी वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। तो शैल वी नॉट पोस्ट लेटर। ठीक है, भेजने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोस्ट। लेटर पोस्ट करते हैं तो शैल वी नॉट पोस्ट लेटर, ऐसे हम इसको करेंगे ट्रांसलेट। तो काफी इजीली हम जो है ट्रांसलेशन जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और आपको जो एग्जाम्पल है वो लेके दिखाती हूँ, जिसके अंदर हम जो शेल और विल को एक्सचेंज करेंगे। मतलब जहाँ शेल यूज होना था वहां पे हम विल यूज करेंगे और जहाँ पे विल यूज होना था वहां पे शेल यूज करेंगे, ताकि आपको ये भी रहे कि भाई हाँ, हम शेल और विल जो है उनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, बट जो सेंस है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं एक जो सिंपल वाक्य लिखती हूँ, यहाँ पे साधारण वाक्य, जैसे मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसे मैंने लिख दिया, मैं तुम्हें मारूंगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये? अब देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है वो आइडेंटिफाई करनी है। इसमें कौन तुम्हें मारेगा? कौन मारेगा? मैं। तो ये आ गया हमारे पास सब्जेक्ट। कौन किसे मारेगा? किसे मारेगा? तुम्हें। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। काम क्या करना? उसको मारना है। तो ये आ गई वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हमने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन अब हमें चाहिए विल और शैल। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई। मैं के लिए हम आई यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल तो हमें क्या यूज करना चाहिए? शैल यूज करना चाहिए। बट यहाँ पे क्या, मैं तुम्हें मारूंगा, वो थ्रेट कर रहा है। ठीक है, थ्रेटनिंग कर रहा है, वो धमका रहा है उसको कि मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, तो थ्रेटनिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसको चेंज कर देंगे, आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे विल यूज करेंगे। तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? विल। तो आई विल, मारने के लिए किल, फिर यू, आई विल किल यू, ऐसे। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे उसको थ्रेट कर रहा है, धमका रहा है उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? अब वैसे तो हमारा क्या आना चाहिए था? यहाँ पे सेल यूज होना चाहिए था, बट हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो थ्रेट कर रहा है, जो सेंस है वो चेंज हो गई है हमारे वाक्य की। तो यहाँ पे क्या है, हमने विल यूज कर लिया, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हम, जैसे एक और मैं लिखती हूँ, हम
हम परीक्षा में पास होंगे, हम परीक्षा में पास होंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हम यानी सब्जेक्ट क्या है, हम, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम किस में पास होंगे, परीक्षा में, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट। काम क्या करना है, पास होना है, तो ये आ गया हमारे पास वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, हम परीक्षा में पास होंगे तो हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी। अब वी के साथ हमें क्या यूज करना था, शेल यूज करना था। बट यहाँ पे जो हम है वो बोल रहे हम परीक्षा में पास होंगे, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं कि हम परीक्षा में पास होंगे, या दूसरा ये भी हो सकता है कि वो किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम परीक्षा में पास होंगे ही होंगे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो प्रॉमिस कर रहे हैं चाहे वो डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो इसके साथ क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, अब वैसे तो शेल यूज होना था बट यहाँ पे हम यूज करेंगे विल, ताकि इनकी जो डिटर्मिनेशन या जो प्रॉमिसिंग है वो हम शो कर सके। तो वी विल पास इन एग्जामिनेशन, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या यूज कर लिया हमने, विल यूज कर लिया। वैसे वी के साथ क्या यूज करते हैं, हम शेल यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने विल यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल हम यूज करेंगे जहां पे विल की जगह पे हम शेल यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे अध्यापक बच्चों को सजा देगा, अध्यापक बच्चों को सजा देगा। तो यहाँ पे जो है ये पक्का है, डिटर्मिनेशन के साथ वो बोल रहे हैं कि जो अध्यापक है वो बच्चों को सजा देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, कौन बच्चों को सजा देगा, अध्यापक। किसको देगा, बच्चों को। तो ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट, और काम क्या करना है उसने, सजा देनी, तो ये आ गई वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट है हमारे पास अध्यापक यानी टीचर। अब टीचर के साथ क्या आएगा हमारे पास, वैसे तो आई और वी को छोड़ के तो इसके साथ विल यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या है, डेफिनेट है कि बच्चों ने कोई गलती की है तो अध्यापक उनको सजा देगा ही देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब यहाँ पे इसको डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, इस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ शेल यूज करेंगे। तो टीचर शेल पनिश चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिख लो या फिर यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अगर लिखते हैं तो फिर स्टूडेंट ही, बच्चों के लिए चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि अध्यापक अगर किसी को सजा दे रहा है तो वो स्टूडेंट्स को ही देगा। तो यहाँ पे टीचर शैल पनिश स्टूडेंट्स, ऐसे या चिल्ड्रन भी आ सकता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब दोनों ही जो हेल्पिंग वर्ब है उनको एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे वाक्य की सेंस के ऊपर। ठीक है, तो अभी ये तो था हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हिंदी के वाक्य को, और उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंग्लिश का ही सेंटेंस गिवन है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है, अभी मैंने देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्यूचर के हर एक टेंस के अंदर हम विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे अकेला हम हेल्पिंग वर्ब के ऊपर तो चेक कर नहीं सकते कि जो हमारा गिवन सेंटेंस है वो क्या है, हमारे पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है या उसी का कोई भी सिंपल नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास विल या शैल होनी ही चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा वाक्य है वो फ्यूचर का ही है, फ्यूचर टेंस का ही वाक्य है। अब वो इंडेफिनिट है ही, ये चेक करने के लिए हमें देखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, विल या शैल होनी चाहिए, और उसके साथ जो मेन वर्ब है उसकी अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फिर आपको समझ जाना है कि वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि वो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो उसके लिए आपको चेक करना है हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल शैल होनी चाहिए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, क्योंकि फ्यूचर में हम चारों के चारों टेंसेज में विल या शैल ही यूज करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कंडीशन मस्ट है, क्योंकि वो सिर्फ इंडेफिनिट में ही हम यूज करते हैं। तो उसके लिए अब नेक्स्ट है अफर्मेटिव चेक करने के लिए, तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद विल शैल और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर है तो वो अफर्मेटिव है या सिंपल सेंटेंस है। अगर विल या शैल के बाद नोट लगा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल शैल के बाद नोट है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। अगर विल शैल आगे लगा है उसके बाद सब्जेक्ट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर विल शैल आगे लगा है उसके बाद सब्जेक्ट फिर उसके बाद नोट भी लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, तो वो क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी दिए हुए सेंटेंस को कि वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है या नहीं है, सेंटेंस है या नहीं, और जो सेंटेंस है वो फिर वो कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि जो हर एक जो फैक्ट है वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और विल शैल का जो भी कोई प्रॉब्लम थी, अगर आपकी कहीं पे भी कोई डाउट था तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रहती है कमी तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो यहाँ पे आप रिवाइंड कर करके देख सकते हो, जो भी हर एक चीज जो फैक्ट है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, और विद एग्जांपल आपको ट्रांसलेट करके दिखाया है। साथ में आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं सेंटेंसेस की, वो मैंने बताई है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, जो भी प्रॉब्लम थी वो आपको की दूर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ, जो कि होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और वो हम करेंगे ऐसे ही बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, और हर एक जो फैक्ट है, हर एक जो उसका पॉइंट है, वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।